आप क्या बोलोगे कि डैंड्रफ कॉस्मेटिक इशू है या फिर एक हेल्थ इशू है? तो गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स को अक्सर लेके आती है मेरे पास। हाँ। हाँ कि डॉक्टर ये बिल्कुल अपना ध्यान नहीं दे रहा है, स्किन केयर बिल्कुल नहीं करता है, हेयर केयर बिल्कुल नहीं करता है, तो आप इसको हेयर केयर रूटीन दे दो। तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड डैंड्रफ मोस्टली इसी में ही ग्रो करता है। इसमें से ऑयल निकलता है और उस ऑयल में एक फंगस ग्रो करती है जिससे बोलते हैं मैलेसीजिया। आप डॉक्टर के पास में भी मत जाओ, मेडिकेटेड शैम्पू यूज करो। पैराक्टोनोलोमीन करके एक इंग्रेडिएंट है। You know, all variants of head and shoulders actually has this ingredient that you're talking about. काफी सारे लड़के झूठ बोलते हैं कि हम रोज नहा रहे हैं, वो नहा नहीं रहे होते रोज, वो सच सिर्फ हमारे सामने बोलते हैं। ज्यादा शर्म तब आती है जब तुम डेट पे बैठे होते हो और लड़की को सामने दिख रहा होता है कि जो शोल्डर्स पे है वो डस्ट तो नहीं लग रही है, वो तो फिर लाइक डैंड्रफ लग रहा है। मोस्ट मेन दे वेयर ब्लैक आल्सो। बहुत लोग स्ट्रेस ले रहे हैं इसलिए स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि शिट मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ। मैं तो अपने पेशेंट को बोलता हूँ ऑलरेडी इसके लिए तो मुझे पे कर रहे हो, इसको आप भूल जाओ। देखो ऑयलिंग मॉडर्न मेडिसिन साइंस में कोई खास रोल नहीं है। हमारी मदर्स ने तो हमें बड़ा ही किया है कि नारियल तेल लगाओ। पानी का भी फर्क पड़ता है। हार्ड वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, अगर आप अपने स्कैल्प में डालोगे तो आपके वो बालों में जाके फंस जाएंगे और आपको अपना जो हेयर है वो रफ ड्राई लगने लगेगा। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड शैम्पूज इन द मार्केट वो है हेड एंड शोल्डर। व्हाट इज स्पेशल इन इट जिसकी वजह से शायद वो काम करते हैं या फिर रिजल्ट्स? पैराक्टोनोलोमीन जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। कोई 3 या 5 फूड्स अगर अपने बाल बचाने हैं लड़कों तो ये चीजें बिल्कुल मत खाओ। Hi guys, welcome to another episode of Men's Locker Room. Today's episode is going to be very different and it's going to be very interesting because today we are sitting with a hair transplant expert and a dermatologist, Dr. Ankur Sareen. Hi doctor, welcome to Men's XP. Hi, lovely to be here. How are you feeling today? Wonderful. तो डॉक्टर आज आप रेडी हो हमारे साथ डीप डाइव करने के लिए इन ऑल द प्रॉब्लम्स दैट मेन फेस स्पेशली अबाउट देयर हेयर एंड इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ डबल क्लिक ऑन दिस प्रॉब्लम बिकॉज होती प्रॉब्लम सबके साथ है बट वो ये कि बताता कोई नहीं है या फिर ज़्यादा ओपनली इस बारे में डिस्कस नहीं करते। बट बिफोर वी गेट इन टू दैट वीड लव टू नो अ लिटिल मोर अबाउट यू सो दैट द ऑडियंस एट मेंस एक्सपी नोज हु दे विल बी लिसनिंग टू टुडे। So guys, I am Dr. Ankur Sareen. I am a dermatologist and a hair transplant surgeon. और मैं न्यू दिल्ली डिफेंस कॉलोनी में प्रैक्टिस करता हूँ। वाओ लवली। और आपको कितने साल हो गए करते हुए प्रैक्टिस? I've been a dermatologist for last 8 years and I'm running my own private practice for the last 5 years. वाओ। एंड अगर मैं आपसे ये वाली चीज़ पूछूं कि आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू सी मेन दे कम अप टू यू विद द मोस्ट? 3 हेयर प्रॉब्लम्स जो कि बहुत कॉमन है आजकल के टाइम पर। एक है हेयर लॉस, ग्रेइंग ऑफ हेयर, राइट एंड फाइनली डैंड्रफ। राइट। एंड आई थिंक ये वही वाली सारी प्रॉब्लम्स है कि इतनी कॉमन है, हर किसी को हो रही है बट फॉर सम रीज़न इसके साथ थोड़ी सी शेम और इनसिक्योरिटी एसोसिएटेड है। जब आपके पास आपके पेशेंट्स आते हैं तो फिर आपने ये चीज़ सेंस करी है कहीं ना कहीं दैट दे फील अ लिटिल इनसिक्योर या फिर वो थोड़ा बैक हैंडेड होके लाइफ में भी अपने आप को थोड़ा सा फील करते हैं, मे बी दे फील लेसर ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? See, hair is a very very important part of the human body. ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है, ये आपको यंग दिखाता है। तो बहुत ज़्यादा सीरियसली आजकल लोग लेने लग गए हैं हेयर की प्रॉब्लम्स को। और इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ें भी जो होती है आजकल लोग नोटिस कर लेते हैं और उनको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है आप उनको कंफर्टेबल फील करवाते हो सो दैट दे फील कंफर्टेबल इनफ टू शेयर दोज प्रॉब्लम्स विद यू, लाइक हाउ डज इट गो अबाउट? सो यूजुअली पेशेंट आता है जब वो अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताता है तो पहले तो मैं देखता हूँ कि उसकी प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा जेन्यून है, क्योंकि कई बार साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। कई बार वो ओवर थिंक कर रहे होते हैं, उतनी ज़्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम हुई नहीं होती है, उतनी ज़्यादा ग्रेइंग हुई नहीं होती है, या उतना ज़्यादा डैंड्रफ होता नहीं है। एक अच्छा आइडिया क्या है लोगों के लिए कि कब जाना चाहिए डर्मैट के पास? बिकॉज ये ना वो वाली सिचुएशन है कि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि गोइंग टू अ डर्माटोलॉजिस्ट इज नॉट द सेम एज गोइंग टू अ डॉक्टर व्हेन यू हैव अ थ्रोट इशू और अ फीवर, क्योंकि वो तो एज एन मैन है ना कि अभी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास चलेगा और दवाई खा ली। बट व्हाट वुड यू सजेस्ट इफ समबडी वांट्स टू टेक केयर ऑफ द हेयर एंड द स्कैल्प एंड द स्किन, तो उनको किस टाइम फ्रेम में, किस फ्रीक्वेंसी में, किस हिसाब से जाना चाहिए डॉक्टर के पास? सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को टाइम देना है। Okay. तभी वो आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं। चाहे स्किन हो, चाहे हेयर हो, चाहे बियर्ड हो, आपको रिजल्ट्स, ट्रीटमेंट्स जो होती हैं या हम सप्लीमेंट्स देते हैं या फिर हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी आपको बताते हैं,
तो आपको भी टाइम चाहिए वो सब उससे अपने बॉडी को एडजस्ट करने में, और दवाइयों को भी टाइम चाहिए काम करने में. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. राइट. एंड जैसे कहते हैं कि अपने ब्लड टेस्ट हर 3 महीने में करवाने चाहिए, 6 महीने में करवाने चाहिए. सो एक डर्मेट के पास कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए हाइजीन पर्पसेस से? See, for just hygiene purposes, you don't need to come to a dermatologist. Okay. I don't think so कि सिर्फ एक हाइजीन के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है. Right. ये सब चीज़ें तो हमें एक्चुअली स्कूल में सिखानी चाहिए. हाँ. ठीक है. Which is a very good point. हाँ. तो ये सब चीज़ें तो आजकल आई थिंक इतना सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, इतने अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर. डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तभी जाना चाहिए जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप अपने किसी फीचर को, चाहे हेयर हो चाहे स्किन हो, उसको आप इन्हांस करना चाहते हो, देन यू मस्ट गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, और यू मस्ट गो देयर टाइमली. आपको कुछ महीनों का समय उससे देना चाहिए. आज हम स्पेशली हेयर की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो हेयर में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपको 6 मंथ्स का टाइम देना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट को. ठीक है, फेयर इनफ, अंडरस्टूड. अब जैसे अभी हमने बात करी कि कितनी कितनी चीज़ों के लिए कितना कितना टाइम लगता है, अभी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं लाइक अ लेमैन. ठीक है, सो फील फ्री टू एक्सप्लेन थिंग्स टू मी लाइक आई एम अ 5-year-old. राइट. पहले तो डिस्कस करते हैं कि डैंड्रफ जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल मर्दों में या फिर लड़कियों में भी एक्चुअली ओवरऑल है, वो होता क्या है? What is dandruff? How does it even enter your scalp? How does it come about? सी, डैंड्रफ जो होता है दैट इज बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ द ऑयल ग्लैंड्स. Okay. अब हमारे बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स तकरीबन हर जगह है, बट सेबेशियस ग्लैंड्स जो है वो मेनली पाए जाते हैं अपर चेस्ट, अपर बैक, Okay. फेस, स्कैल्प. तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स है, डैंड्रफ मोस्टली इसी में ही ग्रो करता है. Okay. इसमें से ऑयल निकलता है, और उस ऑयल में एक फंगस ग्रो करती है जिससे बोलते हैं मैलेसीजिया. Malassezia. हाँ जी. तो मैलेसीजिया जो है वो आपके नेचुरल ऑयल को ब्रेक डाउन करती है, और उसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स निकालते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं, Okay. जिसके वजह से हमारे जो स्किन सेल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, उनको डेस्मोसोम्स बोलते हैं, वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं और एक्सफोलिएट होने लगता है, मतलब बाहर फ्लेकिंग्स आने लगते हैं. तो जो आप देखते हो कि ब्लैक शर्ट पे वाइट वाइट डॉट्स होते हैं, Right. या फिर आप ऐसे ऐसे करते हो और आपकी बुक्स पे किताबों पे या गिर जाता है. हैं. सो दैट इज बेसिकली योर डेड स्किन सेल्स जो कि शेड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फंगस कॉल्ड मैलेसीजिया. Okay. देखो आपका जो स्कैल्प है ना, उसमें एक माइक्रोबायोम है. माइक्रोबायोम का क्या मतलब होता है कि अलग अलग बैक्टीरिया, यीस्ट, ऑयल का एक बैलेंस है. Okay. वो बैलेंस हिल जाता है कुछ लोगों में. मैलेसीजिया से आप बच नहीं सकते हो क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. आप छुप नहीं सकते उससे. तो आपको उस बैलेंस को जो है मेंटेन perfect करना रखना होता है. हाँ. ओके, गॉट इट. तो ये बैलेंस कब डिसबैलेंस हो जाता है? मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल या फिर इंटरनल जिनकी वजह से ये बैलेंस ब्रेक होने लग जाता है? बहुत सारे कारण हैं इसके. ओके. टू स्टार्ट विद, नेचुरली हो सकता है कि आपके जेनेटिक्स ही ऐसे हो कि आपकी ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी ज्यादा हो. ओके. आपके जैसे जब जैसे oily एक्ने skin होता है होती है, जिनको, हाँ. उनको डैंड्रफ भी कॉमनली होता है क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी ज्यादा है. राइट. उसके अलावा आपके हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है. ओके. है ना. आपके हॉर्मोन्स ओवर एक्टिव है. एक मेल हार्मोन होता है हमें जिसे बोलते हैं एंड्रोजन. वो एंड्रोजन जाके ऑयल ग्लैंड में लगते हैं और ऑयल ग्लैंड्स को बोलते हैं कि आप ऑयल सिक्रीशन इंक्रीज करो. तो वो हो गया. उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे कि स्ट्रेस. स्ट्रेस से क्या होता है, आपको स्ट्रेस होती है, आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस. वो हाइपोथैलेमस आपके दूसरे ग्लैंड को बोलता है कि आप कॉर्टिसोल बनाओ. कॉर्टिसोल हमें पता है एक स्ट्रेस हार्मोन है. हाँ, स्ट्रेस हार्मोन है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है. राइट. ये कॉर्टिसोल भी आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और सेबेशियस ग्लैंड एक्टिविटी जो मैंने बताया ऑयल ग्लैंड मेन जो डैंड्रफ में इन्वॉल्व होता है उसकी एक्टिविटी भी बढ़ाता है. तो इसके कारण आपको डैंड्रफ होता है. इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग से निकोटीन जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर है, मतलब कि ब्लड वेसल्स को छोटा कर देता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. ऑयल ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो डिसरेगुलेट हो जाती है.
अल्कोहल से लिवर को डैमेज होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, उसके वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। स्पाइसी फूड खाने से, हम इंडियंस को स्पाइसी खाने की बहुत आदत है, राइट? तो हम जितना स्पाइसी फूड खाते तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है और उसके वजह से भी एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, अपना अगर फीमेल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो बहुत कॉमन है, एक एपिडेमिक है इंडिया में, ये सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आप डैंड्रफ में एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पा सकते हो। वाओ, तो अभी तक जितना हमने समझा उस हिसाब से आप क्या बोलोगे कि डैंड्रफ एक कॉस्मेटिक इशू है या फिर एक हेल्थ इशू है? डैंड्रफ एक कॉस्मेटिक इशू भी है। अब आपको अच्छा थोड़ा लगेगा अगर आप खड़े हो और आप किसी को लेक्चर दे रहे हो और आपके यहाँ पे या फिर आप डेट पे बैठे हो और आपका हाथ ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, राइट? इट विल, यू विल नॉट लुक कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव नहीं लगोगे आप। तो डेफिनेटली कॉस्मेटिक इशू तो है ही और मेडिकल इशू तो है ही, क्योंकि फंगस ग्रो कर रही है और सिवियर फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। इचिंग के बाद आपने अगर वहाँ खरोच दिया तो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो सकती है, तो हेयर फॉल भी उसके बाद स्टार्ट हो सकता है। तो बहुत मेडिकल एंड कॉस्मेटिक प्रॉब्लम दे गो हैंड इन हैंड। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैंड्रफ होते हैं? यस, तो डैंड्रफ को हम दो पार्ट्स में बोल सकते हैं, एक नॉर्मल डैंड्रफ और एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस, हाँ, डैंड्रफ जो होता है वो माइल्ड होता है, ठीक है? यूजुअली जैसे हम बोल देते हैं कि हमें डैंड्रफ हो रहा है तो माइल्ड होता है, इसमें सिर्फ फ्लेकिंग हो रही होती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक हम डॉक्टर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं ये टर्म लोगों को समझाने के लिए। इसमें क्या होता है, ग्रीजी स्केल्स भी आ जाते हैं, ऑयली स्केल्स, मोटे स्केल्स। तो डैंड्रफ में छोटे छोटे वाइट डॉट दिखाई देंगे, सेबोरिक डर्मेटाइटिस में येलोइश और थोड़े थोड़े बड़े आपको फ्लेक्स, थिक फ्लेक्स दिखाई देंगे, जिसको हम ऑयली स्टिकी डैंड्रफ भी बोल देते हैं कई बारी। तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाता है इनका। और आप क्या हमें इस बारे में और अच्छे से समझना होगा, तो क्या ड्यूरेशन होती है जब तक शायद एक इंसान अपनी हेयर हेल्थ को या फिर इन फैक्टर्स को, एनवायरमेंटल एक्सटर्नल हेल्थ फैक्टर्स को निगलेक्ट कर रहा है कि ये चीज़ फॉर्म होने लग जाती है? जैसे कुछ चीज़ें तो बहुत ही इंस्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज मेकअप करके बैठी हूँ, मैं रात को अपना मेकअप नहीं रिमूव करूँगी और अगले दिन उठूँगी, आई विल प्रोबेबली मेक माई स्किन अ होम ग्राउंड फॉर जिट्स, है ना, एक्ने आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो इतनी जल्दी हो जाता है। तो डैंड्रफ कितनी जल्दी फॉर्म हो सकता है आपकी स्कैल्प में? क्या ड्यूरेशन रहती है उसकी? आप एक दिन मत नहाओ, आपको डैंड्रफ हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, क्योंकि आपकी ऑयलीनेस पर डिपेंड करता है और आपके वर्क और आपकी जो डेली रूटीन है वो भी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो आप पूरा टाइम एसी में बैठे रहते हो, आपका वर्क फ्रॉम द लैपटॉप है, यू आर जस्ट सिटिंग, तो उसमें आपको ज़्यादा स्वेटिंग होगी नहीं, राइट? बट इफ़ यू आर गोइंग टू द मेट्रो, इफ़ यू आर गोइंग टू अ बस, इफ़ यू आर गोइंग टू एरियाज विच हैव हाई ह्यूमिडिटी, और इंडिया में तो ज़्यादातर हाई ह्यूमिडिटी ही है, तो वहाँ पे तो ऑयल सिक्रीशन होगा, सो यू विल हैव टू टेक बात एवरी डे। सो दैट कैन डिपेंड, इट डिपेंड्स कि आपकी ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी कितनी है। हो सकता है ऐसा भी कोई हो जो 3 दिन ना नहाए उसको डैंड्रफ ना हो, क्योंकि उसकी नेचुरली ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी कम है या फिर वो ठंडे इन्वायरमेंट में है। और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको एक दिन भी नहीं नहाए वो, तो एक दिन भी स्कैल्प वॉश नहीं किया, तो उनको डैंड्रफ हो जाए। राइट, सो फॉर ऑल द मेन जो बहुत ज़्यादा माचो फील करते हैं बोल के कि शेर तो मुंह भी नहीं धोते हैं, प्लीज मुंह भी धो, बाल भी धो अपने, बिकॉज अपेरेंटली यू आर इनवाइटिंग डैंड्रफ इनटू योर हेयर, राइट? तो इस चीज़ में जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि अगर आप एक कूल जगह पे बैठे हो तो फिर स्वेटिंग कम होगी तो फिर नेचुरली शायद डैंड्रफ कम होगा। बट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि यार विंटर्स में डैंड्रफ सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो विंटर्स में तो इट्स नेचुरली वेरी कूल एंड कोल्ड आउटसाइड, सो उसका क्या कनेक्शन है? डेफिनेटली, देखो विंटर्स में एक तो लोग नहाना कम कर देते हैं, सच बात बताऊं आपको तो काफ़ी सारे लड़के झूठ बोलते हैं कि हम रोज़ नहा रहे, वो नहा नहीं रहे होते रोज़, वो सच सिर्फ हमारे सामने बोलते हैं ठीक है, तो वो एक कारण है। और सेकंड, विंटर में जब खासकर हार्श विंटर होती है तो नेचुरल ह्यूमिडिटी जो है इन्वायरमेंट में कम हो जाती है, और ज़्यादा जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो स्कैल्प ड्राइनेस भी हो सकती है। इसलिए स्कैल्प ड्राइनेस की प्रॉब्लम, जैसे कि सोराइसिस जो प्रॉब्लम होती है स्किन की, वो विंटर्स में एक्चुअली बढ़ जाती है, राइट? तो काफ़ी सारे लोगों को एक्सट्रीम विंटर्स में बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस इन द एटमॉस्फेयर उनकी स्किन भी ड्राई आउट करने लग जाती है,
और वो अपने हेयर का स्कैल्प स्किन का ध्यान नहीं रख रहे होते, तो उसके कारण ड्राइनेस की वजह से उनको फ्लेकिंग शुरू हो जाती है। तो वो एक अलग रीजन हो गया फ्लेकिंग का, जब स्कैल्प एक्चुअली ड्राई हो रहा है। Got it. बट ये कम कॉमन है, क्योंकि आपके बॉडी में अगर सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स किसी एरिया में है तो वो आपकी स्कैल्प है। इसलिए लोग ये गलती कर देते हैं ज्यादातर समझने की कि ये ड्राई फ्लेक्स आ रहे हैं तो मैं ऑयल लगा लेता हूँ। Right. ज्यादातर केस में वो काउंटर प्रोडक्टिव ही होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो फ्लेकिंग है इट इज नॉट ड्राइनेस बट इट इज डैंड्रफ। Got it. So I think eventually everything comes down to maintaining that balance कि चाहे आप summers में हो, humid weather में हो या फिर cold environment में हो, you have to maintain that sort of balance in your scalp and in your overall activity. Yes. अभी आप psoriasis की बात कर रहे थे, if I'm not wrong, psoriasis is an autoimmune disease? Yes, psoriasis is an autoimmune disease. Okay. Yes, and it is very commonly confused with dandruff. Right. तो उसके लिए हमें definitely अपने dermatologist से help लेनी चाहिए, so he can help in differentiating the two and then guiding you to the correct treatment. Got it. And कोई early signs होते हैं जिनको देख के एक इंसान डिटेक्ट कर सकता है कि अभी शायद प्रॉपरली डैंड्रफ आया नहीं है बट आ सकता है, एंड ये साइंस भी उसी को, मतलब these signs will lead you down to that same conclusion and that same road, and instead of waiting for it to actually happen, you can stop it there, you can nip it in the bud. जब मेरे पास पेशेंट आता है वो बोलता है डॉक्टर एक्ने की प्रॉब्लम है, तो मैं एक्ने की दवाई लिखने के बाद उसे बोलता हूँ और डैंड्रफ भी है, तो 70 to 80% आई हिट द राइट स्पॉट। Right. क्योंकि जिनको एक्ने होता है उनको डैंड्रफ भी होती है। तो आपकी स्किन ऑयली, अगर आपको ऑयली स्टिकी लगता है बालों में, आप एक दिन भी नहीं नहाते हो और आपके बाल बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो आपकी स्कैल्प ऑयली है, तो दैट इटसेल्फ इज अ साइन कि आपको डैंड्रफ के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको एक्ने है तो आपको डैंड्रफ के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप कोम कर रहे हो और आपको एकदम से पेन फील होती है, बम्प लगता है वहाँ पे, तो इसका मतलब आपको डैंड्रफ शुरू हो सकती है, आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बम्प्स आ गए हैं। कुछ लोगों को हेयर के जो रूट पे है वहाँ पे डॉक्टर एक पेन सी सेंसेशन होती है, वो डैंड्रफ हो गया। फ्लिकिंग आईब्रो की, आई लैशेस की, अगर यहाँ पे भी आपके येलोनेस आ रही है या फ्लिकिंग स्टार्ट हो रही है, तो वो भी एक तरीके की डैंड्रफ ही है। बियर्ड में अगर आपको फ्लिकिंग आ रही है, इधर आ रही है, तो वो भी हिंट कर रहा है कि अब आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। राइट, तो ये डैंड्रफ कैन आल्सो अटैक योर आईब्रोज एंड बियर्ड एंड आईलैशेस एंड एवरीथिंग। यस, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, ये सारे एरिया सेबेशियस ग्लैंड्स रिच एरिया है, तो पूरा आपका फेस, पूरा आपका स्कैल्प, पूरा आपका अपर चेस्ट और अपर बैक तक में आपको डैंड्रफ के लीजन्स मिलते हैं। ओह माय गॉड। एंड ऐसे कोई 2-3 सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग चीजें हैं जो लड़के इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा होता है? मतलब एक तो ये हम समझ चुके हैं कि ओवरऑल लाइफस्टाइल आप कैसा लीड करते हो वो तो इस पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, बट मेजरली ये 2-3 चीजों से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जिम के बाद नहाते नहीं है है मोस्टली। आजकल जो जिम्स हैं, अच्छे जिम्स हैं, उनमें अंदर ही शार भी लगा होता है। राइट। या फिर आप क्विकली घर आके फर्स्ट थिंग यू डू इज टेक अ शार, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप कैप्स वगैरह पहनते हैं या हेलमेट्स पहनते हैं, तो दे आर मोर चांसेस टू गेट दी डैंड्रफ। जो लोग टर्बन पहनते हैं, बहुत प्रॉब्लम है उनकी भी डैंड्रफ को लेके। इस एरिया में जो वो अपने बियर्ड को टेम करने के लिए एक क्रीम भी लगाते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, उनमें मोस्टली डैंड्रफ निकलती है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। राइट, तो जो लोग हेलमेट पहनते हैं, जो लोग कैप्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं, जो लोग टर्बन्स पहनते हैं, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे कि हाउ टू टैकल इट? मतलब उसमें भी देखो, एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट डैंड्रफ इज टू वॉश द ऑयल। दैट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट। आप डॉक्टर के पास मत जाओ, आप कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिकेटेड शैम्पू भी मत लो, आप सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉश बढ़ाओ। ओके। चाहे अगर आपको डैंड्रफ है, बहुत सारे लोग उसी में ही ठीक हो जाते हैं। ओके। सेकंड स्टेप में फिर मैं उन्हें बोलता हूँ आप मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करो। पैराक्टोनोलोमीन करके एक इंग्रेडिएंट है, वो मैं खास प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे बाल रफ नहीं होते, तो वो आप यूज़ करो।
और फिर मैं उनको डाइटरी चेंजेस और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताता हूँ. ठीक है. You know, all variants of Head and Shoulders actually has this ingredient that you're talking about. It's this active anti-dandruff ingredient called pyroxetone olamine. It goes 5 layers deep into the scalp to address dandruff at its source and also prevents it from coming back. And मैं तो यही suggest करूँगी for all the people who are watching this, whether or not you have dandruff, please bookmark this episode because ऐसी conversations बहुत ज़्यादा कम होती हैं जहाँ पे in depth एक problem के बारे में ऐसी बात हो रही है कि हम सारे bases cover कर रहे हैं. एक तो क्योंकि लड़कों को आती है शर्म, ठीक है, और मैं तो बस ये सजेस्ट करूंगी कि भाई ये वाली चीजें सुन के इम्प्लीमेंट कर लो, क्योंकि ज़्यादा शर्म तब आती है जब तुम डेट पे बैठे होते हो और लड़की को सामने दिख रहा होता है कि जो शोल्डर्स पे है वो डस्ट तो नहीं लग रही है, वो तो फिर लाइक डैंड्रफ लग रहा है, स्पेशली बिकॉज मोस्ट मेन दे वेयर ब्लैक ऑल्सो बिकॉज इट्स द मोस्ट कंफर्टिंग, हर किसी पे अच्छा लगता है वो वाला कलर. आपके पास कभी लोग आए हैं ऐसी स्टोरीज लेके, एनेक्डोट्स लेके कि उनको ऐसा फील हुआ था, या फिर सैड स्टोरीज लाइक दैट? तो गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स को अक्सर लेके आती है मेरे पास. हाँ. कि डॉक्टर ये बिल्कुल अपना ध्यान नहीं दे रहा है. हाँ. ये स्किन केयर बिल्कुल नहीं करता है, हेयर केयर बिल्कुल नहीं करता है, तो आप इसको एक अच्छा सा हेयर केयर रूटीन दे दो. हाँ. और कई बार आके पूछते हैं डॉक्टर, एक अगर वो खुद अपनी कंसल्टेशन के आती है, डॉक्टर एक्चुअली माय बॉयफ्रेंड इज जस्ट सिटिंग आउटसाइड, आप एक बार उसको थोड़ा देख लोगे, उसके बहुत फ्लेकिंग हो रही है, डैंड्रफ हो रही है, बट ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, ही डजंट वांट टू टॉक अबाउट इट. तो ऐसा होता है कई बार मदर्स आती हैं, उनके बच्चे बाहर होते हैं, यूके यूएस कनाडा में पढ़ रहे होते हैं, और वो फोटोज लेके आती है उनकी कि डॉक्टर आप प्लीज कुछ लिख दो, मैं उसको भेज देती हूँ यहाँ से, वो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है उधर. तो ये सब बहुत होता है. एंड आई थिंक सारे लोग जो एक्चुअली में इसमें इतना एफर्ट डालते हैं और काम करते हैं इस पे, जो करना चाहिए, आई थिंक उसके बाद इट्स जस्ट अ नेचुरल कॉन्फिडेंस बूस्टर ऑल्सो, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग गुड देन यू आर फीलिंग गुड, राइट, एंड देन यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन अ मच मच बेटर वे. आई एम श्योर कि आपको खुद कितना कॉन्फिडेंट फील होता होगा वेन एवर यू गो आउट, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज मेनी पीपल आउट देयर हु एक्चुअली टेक्स केयर एंड हु नोज द साइंस बिहाइंड इट. नहीं, अभी तो ये स्टडीज में प्रूव हो गया है दैट इफ यू ड्रेस अप स्मार्टली, यू कम्युनिकेट वेल एंड यू लुक sharp and good, then the chances of you having success in your career increases many folds. So this is definitely there, and but I think now people have realized it, and social media में भी बहुत लोग content बना रहे हैं आजकल. आप चाहे कोई भी profession में हो, lawyer हो, doctor हो, CA हो, सभी content बना रहे हैं आजकल. So they want to look presentable. So definitely it is now coming in the center stage for discussion. Fair enough, 100%. तो अभी तो हमने बहुत अच्छे से लेंथ में डिस्कस करी हैं सारी प्रॉब्लम्स. अब आते हैं रेमेडीज पे, ठीक है. आप क्या सजेस्ट करोगे कि मार्केट में तो ये चीज़ सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं. ऑफ कोर्स आई थिंक वन शुड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट इफ देर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आई थिंक एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पे काम आती है. सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को लगता है कि वो खुद ही डॉक्टर हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रील पे कुछ देख लिया, वो अपने ऊपर इम्प्लाई कर लिया विदाउट फिगरिंग आउट कि तुम्हारी बॉडी को वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए. सो टू अवॉइड दैट मिस इन्फॉर्मेशन, आई थिंक गोइंग टू अ डर्मैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सेकेंड, जहाँ पे मैं आपका इनपुट चाहती हूँ, वो ये है कि देर आर अ लॉट ऑफ एंटी-डैंड्रफ प्रोडक्ट्स एंड शैम्पूज इन द मार्केट. वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं या फिर कितना ज़्यादा फ्लफ है उनमें? जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट थिंग इज टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉशिंग. अगर उससे आपका काम नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली देयर गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पूज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. और अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है हमारे, और हम डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट से ले सकते हैं, राइट, और खुद से यूज़ कर सकते हैं. एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड शैम्पूज इन द मार्केट, जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में बचपन से इंग्रेन्ड भी है, वो है हेड एंड शोल्डर, राइट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज हेड एंड शोल्डर्स प्रोडक्ट्स एंड देयर रेंज स्पेसिफिकली फॉर दिस, क्योंकि आई थिंक उनके प्रोडक्ट में ना वो बाइफोकेशन है कि अगर मैं किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाती हूँ या फिर किसी केमिस्ट पे जाती हूँ, तो मेरे को वहाँ पे सामने सामने दिख रहा होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी डैंड्रफ या फिर डील विद डैंड्रफ. सो वुड यू से that shampoo in particular also works, or what is special in it जिसकी वजह से शायद वो काम करते हैं या फिर रिजल्ट दिखते हैं? पैरोक्टोन ओलामीन जैसे जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों को रफ नहीं करेगा. बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं मोस्टली, है ना, चाहे वो कोल्टार हो गया, केटोकोनाजोल हो गया, ये ना बहुत नटोरियस हैं आपके बालों को रफ करने के लिए. दूसरा चीज़ क्या है कि एक प्रोडक्ट होता है जिसे बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल.
हम अपने ना क्लिनिक में भी यूज़ करते हैं। आप कभी मेरे क्लिनिक आओगे तो आपको वहाँ पे कुछ फीमेल दिखेंगी जिनके फेस पे ना ब्लैक पाउडर लगा लगा होता है, होगा। okay. इसे बोलते हैं कार्बन। तो कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइपोफिलिक होता है। लाइपोफिलिक मतलब वो आपके ऑयल ग्लैंड में घुस जाता है, ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। Okay. तो वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। तो यही टेक्नोलॉजी हेयर में भी, स्कैल्प में भी यूज हो सकती है। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो ऑयल खींच लेता है। और उससे क्या है, आपके डैंड्रफ, स्पेशली जो ऑयली स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, उसमें आपके रिजल्ट्स और बेटर आ जाते हैं। तो ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स आप खुद भी ले सकते हो और आप स्टार्ट कर सकते हो अपना एंटी डैंड्रफ जर्नी। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप फंस रहे हो, यू मस्ट सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, एंड कितना पेशेंट होना पड़ेगा एक इंसान को कि अगर आज मैंने यूज़ करना शुरू किया, बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हैं आजकल लोग ना, कि मैंने आज शुरू किया है कि बट 2 दिन काम नहीं किया तो मैं प्रोडक्ट फेंक दूंगी या फिर फेंक दूंगा और मुझे लगेगा ये तो काम ही नहीं करता. हाउ पेशेंट डू यू नीड टू बी? हाउ मच टाइम डू यू नीड टू गिव दिस प्रोसेस? So, if the dandruff is mild, even one wash of a good anti-dandruff shampoo can help you. Okay. It can get rid of the dandruff. Wow. But the problem with dandruff is that it is reoccurring. Oh, it is? It is reoccurring. So, one has to plan for the reoccurrence as well. हमें बाकी चेंजेस भी करने हैं, हमें अपनी इन्वायरमेंट को भी देखना है कि हम कूल इन्वायरमेंट में रहें, हमें अपनी डाइट को भी देखना है, मसाले हमें स्पाइसेस डाइट में कम करने हैं, वेट को भी चेक करना है और एक रेगुलर शैम्पूइंग हमें करनी है। डाइट का असर पड़ता है डैंड्रफ पे भी? डाइट का बहुत बड़ा इफेक्ट है डैंड्रफ पे, क्योंकि आप जो खाते हैं उस हिसाब से आपका ऑयल ग्लैंड बिहेव करता है। राइट, एंड ये तो सेइंग भी है ना कि यू आर व्हाट यू ईट। यस, तो फिर यू नीड टू ईट क्लीन पॉसिबली। Yes. तो ऐसे कोई 3 या 5 फूड्स जो आप स्ट्रांगली बोलोगे कि भाई अगर अपने बाल बचाने हैं लड़कों तो ये चीज़ें बिल्कुल मत खाओ? बिल्कुल मत खाओ। हाँ. सबसे पहले तो फ्राइड फूड, Okay. सारे टाइप का जो फ्राइड फूड है वो हमें मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। से बाय बाय टू मोमोज। स्पाइसी फूड मैंने आपको बताया कि वो डैंड्रफ को ट्रिगर करता है। हाई सॉल्ट जो फूड्स रहते हैं गॉट इट। वो आपको अवॉइड करने हैं। अल्कोहल आपको अवॉइड करनी है। और फूड नहीं है बट आई थिंक एक जो स्मोकिंग की एक Consume तो होती एक्टिविटी है, तो स्मोकिंग और टबैको जो आपका रहता है, चाहे आप ओरली खाते हैं या स्मोक करते हैं, वो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है किसी हेयर की प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो डैंड्रफ हो चाहे हेयर फॉल हो। तो ये जितने भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जो मेन यूज करते हैं, वेदर दे यूज हीट इन देयर हेयर टू ब्लो ड्राई देयर हेयर, और वेदर दे यूज वैक्स और जेल और व्हाटएवर व्हाट्सएवर, इससे भी फर्क पड़ता है? इससे भी डैंड्रफ अक्यूमुलेट होता है या फिर इसको लगाने से नहीं होता बट इसको ना वॉश करने से होता है? होम हीटर जो होते हैं हमारे, ब्लो ड्रायर जिसको बोलते हैं, उससे ज़्यादा डैमेज नहीं होता हेयर को, क्योंकि उसका टेम्परेचर नहीं होता। तो एक स्टडी है जिसमें बताया गया कि 70 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर जाता है हीट, तो आपका जो हेयर का बाहर वाला एरिया होता है, जिसे बोलते हैं क्यूटिकल बोलते हैं जिसको, और उसके भी बाहर ना एक फैटी लेयर होती है जो हमारे बालों को शाइन देती है। तो जिन लोगों में फ्रिजी है और लगते हैं ना ड्राई है, सर ग्लो नहीं करते बाल, लस्टर नहीं है ना, वो फैटी लेयर मिसिंग हो जाती है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे। और वो यूजुअली होती है जब आप पार्लर में कराते हो। घर में जो आप कराते हो वो इट इज ओके, वो मैनेजेबल है, तो आप वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टिप मैं देना चाहूंगा खासकर मेन लोगों को कि प्रोडक्ट जब वो चूज कर रहे हैं, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, गो फॉर मूज। मूज कम मिलती है बट ऑनलाइन मिल जाती है ज्यादातर जगह। तो मूज जो है वो सबसे लाइट होता है। बीज वैक्स आप अवॉइड करो, क्योंकि वो आपके पोर्स को क्लॉग कर सकती है स्कैल्प में सेबेशियस ग्लैंड्स को, तो फिर डैंड्रफ वर्स हो जाती है। ओके, एंड इसमें आप कितना गर्म पानी यूज़ कर रहे हो बाल धोने के लिए, उसका रोल होता है नहीं होता? बिकॉज आई हैव ऑल्सो हर्ड के बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बाल धो तो भी ऐसे डैंड्रफ ट्रिगर हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडा पानी या गर्म पानी का कुछ नहीं है, बट ज़्यादा गर्म पानी से हम एडवाइस नहीं करते, क्योंकि आपका जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है गर्म पानी से, बॉडी का जो स्किन है। तो हम टेम्परेचर जो है बात का हमेशा थोड़ा माइल्डली कोल्ड और सम विंटर्स में ल्यूक वार्म आप कर सकते हो। ओके, फेयर इनफ। अभी जैसे हमने लाइफस्टाइल की कितनी सारी बात करी, उसमें हमने स्मोकिंग कवर किया, अल्कोहल कवर किया, डाइट कवर किया, स्ट्रेस कवर किया। स्क्रीन टाइम से कोई फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? नहीं, ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हम लोग एविडेंस से चलते हैं।
एविडेंस होता है तो हम बेमतलब में नहीं हम आपको बोलेंगे कि नहीं आप ये चीज़ मत करो। हाँ, तो अब जैसे हेयर वॉश रूटीन की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, बहुत सारे लोगों के बीच में शायद ये मिथ भी है कि रेगुलर हेयर वॉश से तो देखो बाल भी टूटते हैं, ड्राइनेस भी हो जाती है एंड इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो वुड यू लाइक टू ब्रेक दिस मिथ एंड टेल अस व्हाट एक्चुअली हैपेंस, और कितना रेगुलर हेयर वॉश करना इज डिसेंट? मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो तो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है उन्हें, तो उनको तो रोज़ ही वॉश करना पड़ता है या मैक्सिमम ऑल्टरनेट डे। या कभी हम ऐसा कर लेते हैं कि ऐसा शैम्पू दे देते हैं उनको जो कि ऑयल ग्लैंड्स को थोड़ा शांत रखे, तो वैसा शैम्पू वो वंस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से वी कैन नॉट जर्नलाइज। ओके, वी कैन नॉट जनरलाइज। तो अगर बाय एंड लार्ज लड़कों को ये बोलना हो, बट इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप हर दिन धो रहे हो बाल या फिर एवरी कोई अदर डे धो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्योंकि है। आप समझो ना, आपके जो शैम्पू है वो तो स्कैल्प के बाहर लग रहा है, वो अंदर थोड़ा ना जा रहा है स्कैल्प के। तो लोगों को लगता है अरे बाल गिर जाएंगे डॉक्टर रोज। अरे आपके बाल इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि आप खा नहीं रहे हो ठीक से, आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है, वाइटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे हो, राइट, है ना, आपको स्ट्रेस है बहुत। शैम्पू का कोई रोल नहीं है आपके हेयर फॉल में। आप शैम्पू यूज करो, बेफिक्र यूज करो, रोज यूज करो। तो एक एक करके थोड़ी सी मिथ ब्रेकिंग करते हैं। पहले तो ऑयल्स की बात, कि ऑयलिंग नेसेसरी है या फिर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए? देखो, ऑयलिंग हमारे साइंस में, मॉडर्न मेडिसिन साइंस में उसका कोई खास रोल नहीं है। सच्ची? ठीक है, आई वांटेड टू हमारी पुट इट। मदर्स ने तो हमें बड़ा ही किया है हाँ, कि उसमें नारियल तेल हाँ, लगाओ। हाँ, ऑयल का हमारे मॉडर्न मेडिसिन में बस एक ही काम है, वो है कंडीशनिंग का। इट इज इक्विवेलेंट टू अ कंडीशनर। तो जैसे आपके बाल बहुत लंबे हैं, तो यू कैन पुट इट इन द लोअर 2/3 ऑफ योर हेयर स्ट्रैंड, दैट विल गिव यू सम बेनिफिट, इट विल मेक अ गुड कोटिंग आउटसाइड योर हेयर. You can when you wash it, some of it will be left behind, which will give a shiny appearance to the hair. Right. Your hair will look more manageable and smoother. That is definitely there. But somebody like me who has short hair, there is no evidence to suggest in science कि oil लगाने से किसी भी तरीके का benefit जो है वो मुझे मिलेगा. Wow. तो it's absolutely not required from my side. And बट अगर आपको थोड़ा बहुत करना है तो आई वुड जस्ट टेल पेशेंट्स, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है, हाँ. और आप सडनली किसी के बिलीफ को तोड़ोगे तो वो वैसे भी डिस्कनेक्ट उसमें कर जाएगा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल. तो यू हैव टू बी ग्रेजुअल, यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू हैव टू बी जेंटल. ऑयल विल बी काउंटर प्रोडक्टिव इन मोस्ट केसेस. राइट, ठीक है. एंड पानी का भी फर्क पड़ता है? पानी में बेसिकली हार्ड वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं. ये कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स अगर आप अपने स्कैल्प में डालोगे तो आपके वो बालों में जाके फंस जाएंगे, और आपको अपना जो हेयर है वो बहुत रफ ड्राई लगने लगेगा, अटकेगा जब आप कोम करोगे. Right. तो आपको शैम्पू साथ में उसके यूज़ करना चाहिए ताकि वो सॉल्ट जो है अच्छे से निकल जाए. अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे सॉल्ट्स ज़्यादा है, आप डायरेक्टली पानी मत डालो अपने, क्योंकि वो आपके हेयर को रफ करेगा. फिर आप कोम करोगे तो बाल टूटेंगे भी, खासकर लड़कियों के लिए, है ना. और कोई मिथ्स हैं जो आपने हेयर के बारे में सुने हैं, डैंड्रफ के बारे में सुने हैं, जो आप रील्स पे देख के प्रॉब्ली हंसते हो कि भाई ये क्या बता रहे हैं, दिस इज सो रॉन्ग, मे बी समथिंग ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड? कई सारे ब्रांड्स हैं वो एडवर्टाइज करते हैं कि आप ये ऑयल लगा लो, ये मेरे नाना जी ने बनाया है, ये मेरे दादाजी ने बनाया है, और इससे आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाएगी. मतलब वो सब बिल्कुल बोगस है, उसमें कोई क्लेम नहीं है. और उसमें मतलब कोई देखो, मॉडर्न मेडिसिन का यूएसपी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मॉडर्न मेडिसिन में, जिससे जो एक इंसान को याद रखनी चाहिए कि दिस इज़ द ओनली साइंस दैट इज़ प्रूवन बाय मैथमेटिक्स. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो मैथ्स इज नॉट कैन नॉट बी फेक. Right. यू कैन नॉट फेक मैथ. 1+1 is 2. Yeah. ओके, सो सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी फेक्ड. Yeah. तो हमें वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए जो हम हाईएस्ट एविडेंस हो, जिसमें पूरा वर्ल्ड वही फॉलो कर रहा है. तो बाहर आना चाहिए उन चीज़ों से जिनका एविडेंस ख़राब है. मार्केटिंग और रियल साइंस में डिफरेंस समझना चाहिए. टाइम आगे वाला बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को भी ये समझ आ गया है कि ये लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रेफर कर रहे हैं. एंड अगर आपको एजुकेट करना होगा हमारे व्यूअर्स को कि हाउ टू रीड अ लेबल करेक्टली, क्योंकि हमें तो नहीं आता है. हमें जैसे आप डॉक्टर हो, आपको समझ आएगा कि इसमें क्या लिखा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कौन सी दो चीजें एक साथ काम करके बेटर होंगी, बट कौन सी दो चीजें एकदम ही एक दूसरे की दुश्मन है, एट अ केमिस्ट्री लेवल. तो फिर बहुत ही ऐसे बेसिक वे में हाउ टू रीड अ लेबल ऑन अ शैम्पू करेक्टली.
तो अगर हम डैंड्रफ की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं हमें वो पढ़ने ओके ऑन दी बॉटल. कीटोकेनाजोल, Okay. पैरोक्टोनोलामीन, साइक्लोपायरॉक्स, सेलेनियम सल्फाइड, जिंक पायरेथॉन, ये सारे एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट्स हैं. तो Got it. आप इनमें से एक आप पिक कर सकते हो फॉर योर एंटी डैंड्रफ वर्क. अगर ऑयली स्कैल्प बहुत ज़्यादा है तो कोल्टार, सैलिसिलिक एसिड भी एक ऑप्शंस आ जाते हैं. राइट तो ये सारे वाले शैम्पूज आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको डैंड्रफ है. उससे ज़्यादा तो आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर टेक्निकल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना. बट ये मेनली आप बॉटल्स पे पढ़ो और उसको यूज़ करो. ठीक है, नाइस. You know, you just mentioned about oily scalp. Head and Shoulders Deep Cleanse has with oxygenated charcoal and pyroxynolamine the ideal solution for oily scalps. And for dry scalp, there is Head and Shoulders Bare Anti-Dandruff Shampoo. Clinically proven dandruff protection with a gentle sulfate-free formulation along with pyroxynolamine. All variants of Head and Shoulders has this active anti-dandruff ingredient pyroxynolamine. It goes 5 layers deep to stop dandruff at its source and prevents dandruff from coming back. And जैसे बहुत सारे लोगों के ना दिमाग में ये वाली चीज़ भी फीड हो गई है कहीं ना कहीं, and maybe social media is to blame for it, कि expensive is better. You know, so I would like to ask you, because you're the expert in the field, does expensive necessarily mean better? Because for example, you know, the shampoos जो हमारी reach में है, हमारे budget में भी हैं, for example, the entire Head and Shoulder range, it's not very expensive, it does not burn a hole in the pocket. तो कभी कभी क्या होता है, उठाते हुए ना लगता है कि यार इतने ज़्यादा पैसे invest नहीं कर रही तो ये problem शायद solve नहीं होगी. So what is your take on that? डेफिनेटली वी डोंट लुक एट इट दैट वे. हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इंग्रेडिएंट क्या है, फॉर्मुलेशन कैसा बना है. एक्सपेंसिव हो नॉन एक्सपेंसिव हो हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते. मैं अपने अगर फैमिली के लिए कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं कंपनी जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं उसका थोड़ा नॉर्मल एक हिस्ट्री जांच पड़ताल करता हूँ कि उन्होंने जो इंग्रेडिएंट मेंशन किया है आपको एक इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि वो इंग्रेडिएंट है भी उसमें कि नहीं है. Fair enough. है ना कि वो 2% बोल रहे हैं, ऐसा ना हो 0.5% ही निकले. Right. बट उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स हमें मेनली देखने चाहिए. तो अगर इंग्रेडिएंट अच्छा है तो कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. Fair enough. और हमें सोशल मीडिया पर स्किन और हेयर के लिए सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट से ही एडवाइस लेनी चाहिए. ये तो मैं यहाँ पे 100% आपके साथ अग्री करती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि वो जो सेल्फ डायग्नोसिस का चस्का लग चुका है ना बहुत सारे लोगों को. बट मैं क्या बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को, कि मान लो आपको एक रील देखी आपने कि आप लेमन लगाकर अपनी स्किन की टैनिंग कम कर दो, लेमन हनी का मिक्स लगाकर आप, या फिर लेमन की बहुत बात हो गई, टूथपेस्ट आपने एक्ने पे लगा लिया और एक्ने आपने सुखा लिया. आपने मान लो ये रील देखी, तो बिफोर डूइंग इट जस्ट डू योर सेल्फ अ फेवर. आप अपना खोलो AI सॉफ्टवेयर, उसमें आप ये लिखो कि आई जस्ट सॉ दिस वीडियो, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड, एंड इज दिस डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू. Okay. बस ये 3 प्रॉम्प्ट्स आप डाल दो उसमें. ठीक है. वो आपको पूरा उसका एक्सप्लेनेशन देगा, वो आपको रिस्क बताएगा. टूथपेस्ट में वो आपको बताएगा कि हाँ उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसमें बेकिंग सोडा होता है, सो इट कैन ड्राई द पिंपल, इट माइट हैपन, बट it can worsen your skincare barrier because of the irritation from these chemicals. So अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग थॉट पूछूं कि what do you think, what would you say, is dandruff curable or controllable? Dandruff is controllable. Okay, but it's not curable क्योंकि recurring होता है. It's difficult to give an absolute answer. For some people it can be cured. Okay. अगर वो अपनी lifestyle वगैरह सब fix कर ले और अगर कारण वो था तो it can be cured. But somebody who's walking into my chamber for the first time and they're asking me this question, I'll say controllable because I don't know how the future will be for that person. Fair enough. And अब एक थोड़ा सा ना हम लोग फन सेगमेंट टाइप करेंगे. ठीक है, इस फन सेगमेंट में मैं आपसे एक पर्टिकुलर आइडियल हेयर केयर रूटीन पूछूंगी. ठीक है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के लिए. सो what would you say will be the perfect ideal hair care routine for somebody who's in college? For somebody in the college, they need to shampoo more frequently because you're young. Okay. Your hormones are more active, so your skin becomes oily quickly. Okay. For a guy who is working in a corporate as a 9 to 5 job. So probably they don't need to shower that often because they're always in the AC
environment, so Right. they can probably get away with alternate day shampooing. Again, they're in corporate, so I'm sure they're using styling products. So make sure that you clean them off before you go to bed, and use a conditioner if the hair is rough. That's about it. Okay. For gym freaks. For gym freaks, like I said, most important thing, go for the shampoo as soon as your gym session ends. Don't let the oil Stay. build up. It will cause dandruff and worsen your hair problems. Don't take steroids given by the gym bros. Yes. Okay, don't become a complete gym rat. Ask your hormone specialist doctors. They're called endocrinologists. If anybody has given you some supplement, confirm if you can take that supplement. And that's about it, I think. Okay. And sports athletes. जो लड़के sports में हैं, बनना चाह रहे हैं, athletes Again, बनना चाह रहे हैं, same for बहुत the खेलते gym. हैं. Okay. The same can be applied to the sports athletes as well. Got it. Yeah. ओके वेरी इंटरेस्टिंग एंड अब जो हम सेकंड आपके साथ एक क्विक रैपिड फायर टाइप गेम खेलेंगे उसका नाम है स्कैल्प इमरजेंसी गाइड. Okay. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट वी गोना थ्रो सम प्रॉब्लम्स एट यू एंड यू हैव टू टेल अस कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आप क्या यूज कर सकते हो और उससे आपकी स्कैल्प को हम इमरजेंसी के केस में फिक्स कर पाएंगे एक बेस लेवल पे. सो इफ समवन वाचिंग राइट नाउ हैज सिवियर फ्लेक्स. Severe flakes, you should see a dermatologist. Or at least if you cannot go as early as possible, then at least increase your frequency of washing. Okay. And maybe pick a shampoo with pyroxanolone. ओके If you have itchy scalp, so we have to see what the cause of that itchy scalp Right. is, right? There could be many causes for it. So best to see your dermatologist, get your scalp analyzed, and eliminate the cause. गॉट इट. सडन हेयर फॉल. First, improve the diet. High protein diet, vitamins. There is something called as cyclical nutrient therapy. So you can ask your dermatologist about that if you don't know about that. So that is on every day of the week you take a different vitamin. So उससे क्या होता है आपको RDA मिलता रहता है जो recommended daily allowance है और किसी भी vitamins की toxicity भी नहीं होती क्योंकि आजकल ये भी बहुत हो रहा है लोग बहुत सारे vitamins खा रहे हैं. हाँ. So you can choose that and that will help in the hair fall. Wait for 1 to 2 months. Usually hair fall अगर हो रहा है तो अच्छी diet और अच्छे supplement से वो 2 महीने में रुक जाता है. Fair enough. And lastly, patchy thinning. Patchy thinning अगर हो रही है तो definitely you need to see your dermatologist because that could be a lot of things. So you need to know what is the exact cause and then get the appropriate treatment. Okay. And अगर overarchingly मैं आपसे like if I would want you to sum this entire conversation up and tell us कि Indian men, this is the problem that you're facing, mostly ये वाली चीज़ें हैं. So how would you like to sum this entire conversation up for all the men watching this? So the most important thing is that take your problem seriously. There is a lot of guidance there. Make sure that you are taking guidance from the right kind of people. Right. And apply that. And if it is not working, don't stress about it. There is a lot of medical treatments available. There are a lot of products that are available. Lot of procedures these days are available. So see your dermatologist. Have an honest conversation with them for your problem, and I'm sure you will find solution to it. Don't over stress about hair concerns. In most cases we can give you a pretty good result. Yeah, and I think the best part about it is the fact that this is reversible Yes. as a problem in itself should make a person feel a little more comforted. Yes. Right? And बाकी स्ट्रेस लेने से तो आपने बता दिया कि जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे Problem उतना ज्यादा बढ़ेगी. प्रॉब्लम बढ़ेगी. हाँ. बहुत लोग स्ट्रेस ले रहे हैं इसलिए स्ट्रेस लेने लग जाते हैं हाँ. कि शिट मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ. मेन सोर्स ऑफ, मैं तो अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आप ऑलरेडी इसके लिए तो मुझे पे कर रहे हो, इसको आप भूल जाओ. ठीक है, ये मेरी हेडेक है, आप बाकी चीजें देखो लाइफ में. सही बात है. एंड आई थिंक पता है डैंड्रफ से शायद और भी ज्यादा प्रॉब्लम ट्रिगर होती है. आई रिमेंबर दिस वन पर्सन दैट आई न्यू, ही डेवलप्ड स्टाइज. तो स्टाई हो रहे थे उसको अपनी आई लाइन पे, आई थिंक आई लैशेस के पास. ही डेवलप्ड स्टाइज. इवेंचुअली द डर्मैट टोल्ड हिम कि आपको शायद डैंड्रफ है, डैंड्रफ की वजह से आपके आईब्रोज और यहाँ पे भी कुछ कुछ हो रहा है, उसकी वजह से स्टाई डेवलप हो गया. सो दैट ऑल्सो हैपेंस.
हाँ, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स आपके इधर होते हैं आईलैशेस में, तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे वो आई में भी आ सकती है. तो मे बी स्टाई डायरेक्टली उसकी वजह से नहीं हुई होगी, क्योंकि स्टाई इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. Okay. बट मे बी बिकॉज ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन रहता होगा, तो बार बार टच करता रहता होगा, तो उससे आपका बार बार टच करोगे आईज को तो स्टाई हो सकता है. Oh God. चलो ठीक है, एक चीज़ तो हमें समझ आ गई इस पॉडकास्ट में कि डू टेक योर प्रॉब्लम सीरियसली, Yes. बट डोंट टेक so much and a lot of serious stress. It's Yes. okay as Yes. long as it's working out for Yes. you. ठीक है, thank you so much, doctor. It was lovely talking to you today. Before we wrap this up, is there a piece of advice that you would like to give all the young people watching this? Our audience is mainly 18 to 24-year-old, young boys who are still struggling, who are still figuring their shit out. So, one piece of advice that you'd like to give to them. For this podcast, I think the main topic was dandruff, so I'll give the best advice for dandruff. Okay. So if you have dandruff, increase your frequency of washing. Make sure that you are applying the anti-dandruff shampoo for 10 to 15 minutes before you wash. Right. Make sure that you are eating good diet, and choose a shampoo which has one of the anti-dandruff ingredients, that is the pyrooctanolamine. So we can give a good result. And I think जितने लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है आजकल, तो यही बेस्ट एडवाइस रहेगी कि एटलीस्ट उनकी ये प्रॉब्लम तो ये पॉडकास्ट देख के ठीक हो जाए. लवली. एंड जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एडवाइस कैसी लगी. इस एडवाइस को यूज़ करो और फिर कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस, अपनी हिस्ट्री बताओ. एंड मे बी इफ एवरीबडी लाइक्ड वॉचिंग दिस एपिसोड एंड इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, वी वुड लव टू इन्वाइट यू अगेन, डॉक्टर. मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल talk about a very different problem. Yes. And maybe you guys can write down in the comments ki what is the next problem that we should discuss with Dr. Ankur Sareen on our next episode. Maybe graying of hair. Maybe graying of hair, you never know. वो भी बहुत Yeah, ज़्यादा चल that's रही है. very trending these days. Right. Yeah. And that will be, like क्या कहते हैं, to be continued. Yes. Yeah.